रिम्स और स्वास्थ्य विभाग के बीच का टेंशन लगातार बढ़ता जा रहा है। रिम्स डायरेक्टर के फैसले को स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने गलत ठहराया था, जिसके बाद अब रिम्स के डॉक्टर में नाराजगी दिख रही है। दरअसल पिछले दिनों रिम्स के डायरेक्टर ने 87 डॉक्टर को प्रमोशन दिया, वहीं इस प्रमोशन स्लैब में 13 डॉक्टर को प्रमोशन नहीं मिल पाया, जिसके बाद बुधवार को स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने रिम्स डायरेक्टर के फैसले को नियम के विरुद्ध बताते हुए निरस्त कर दिया था, जिसके बाद अब रिम्स के डॉक्टरों में नाराजगी देखी जा रही है और रिम्स के डॉक्टरों ने आपातकालीन बैठक बुलाई, जिसमें आदेश को निरस्त नहीं करने पर रिम्स में परेशानी बढ़ने की बात कही गई। साथ ही चेतावनी दी गई कि अगर इस प्रमोशन को रोका जाता है तो रिम्स में काम करने वाले डॉक्टर आंदोलन कर सकते हैं और हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया जा सकता है। उन्होंने मंत्री से आग्रह किया है कि वो इस प्रमोशन को रद्द ना करें और प्रमोशन की प्रक्रिया पर रोक न लगाई जाए। आग्रह है कि इस प्रक्रिया को रद्द नहीं किया जाए। अगर रद्द किया जाता है तो अगला रुख क्या होगा? अगर रद्द किया जाता है तो फिर जैसे वो आंदोलन पे जाएंगे, हम भी आंदोलन पे जाएंगे। जैसे वो कोर्ट का रुख करेंगे, हम लोग भी कोर्ट का रुख करेंगे। देखिए, हम लोग कोई हड़ताल करने नहीं जा रहे हैं, हमें तो मरीज का सेवा करना हमारा परम ये है। तो हम लोग जो भी आंदोलन करेंगे वो राज्य हित में, हम लोग कोई काम नहीं बंद करने जा रहे हैं। हम लोग अपना काम करेंगे और काम करते हुए भी बहुत सारे तरीके हैं आंदोलन करने के। हम लोग अपना काम नहीं रोकने जा रहे हैं। धनबाद में हिजबुत तहरीर से जुड़े आतंकी मामले में एक और संदिग्ध की गिरफ्तारी की गई है। अम्यार यशार नामक आतंकी को गिरफ्तार किया गया। इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े होने के आरोप में 10 साल तक ये आरोपी जेल में था। 2024 में जेल से ये बाहर आने के बाद एक बार फिर से देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने और धार्मिक उन्माद फैलाने को लेकर HUT से ये जुड़ा था। झारखंड ATS की टीम ने धनबाद के वासीपुर से ये गिरफ्तार हिजबुत तहरीर से जुड़े 4 आतंकियों को अपने कब्जे में लिया है और जिनमें एक महिला आतंकवादी भी शामिल है। इस पूरे मामले में इन सभी के पास से कई धार्मिक उन्माद फैलाने वाले दस्तावेज, डिजिटल गैजेट्स बरामद किए गए हैं। वहीं 2 पिस्टल और 12 कारतूस की बरामदगी भी हुई है। महिला समेत 4 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद से सुरक्षा एजेंसियां इस वक्त अलर्ट मोड पर हैं। DGP अनुराग गुप्ता ने कहा कि हिजबुत तहरीर संगठन विदेश से ऑपरेट हो रहा है और इसके उस कनेक्शंस के तार को फिलहाल खंगाला जा रहा है। अम्मार यशार जो है ये 2014 में जोधपुर में गिरफ्तार हुआ था इंडियन मुजाहिदीन का सदस्य होने के चलते, और 2024 में छूटा था। और छूटने के तुरंत बाद इसने फिर से इस प्रकार की हरकतें शुरू कर दी और HUT में ये शामिल हो गया। इन लोगों के यहाँ से कुछ हथियार और बहुत सारा जिसको बोलेंगे भड़काऊ लिटरेचर बरामद हुआ है, जिसका एनालिसिस किया जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि इन लोगों की कन्फेशन और इन लोगों के मोबाइल फ़ोन से बरामद किए गए डिजिटल फुटप्रिंट्स के आधार पे और लोगों को भी हम लोग पकड़ेंगे और कुछ और कार्रवाई करेंगे। सर, इनका कोई HUT तो विदेशी संगठित है, तो लेकिन इनका फिजिकल ट्रैवल करने का हमारे पास कोई इनपुट नहीं है, लेकिन लगता है इंटरनेट से ये लोग जो है रेडिकलाइजेशन इनका हुआ है थ्रू इंटरनेट। झारखंड ATS की टीम ने आतंकी संगठन हिजबुत तहरीर से जुड़े एक और संदिग्ध आतंकी को अम्मार यशार को गिरफ्तार कर लिया और अम्मार यशार के धनबाद में वासीपुर पंडारपाला शमशेर नगर घर के बाहर सन्नाटा पसरा हुआ है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं धनबाद संवाददाता संजय गुप्ता। धनबाद में ATS की कार्रवाई आतंकी संगठन से जुड़े होने के संदेह को लेकर लगातार जारी है। पिछले दिनों ATS ने यहां दबिश दी थी और 4 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें कि एक महिला भी थी। वहीं अब इस मामले का खुलासा करते हुए एक अन्य की भी गिरफ्तारी हुई है, जो कि पहले से इंडियन मुजाहिदीन आतंकी संगठन से जुड़े हुए थे। गिरफ्तार जो अपराधी है उसका नाम आयान यासर है और अभी हम भूली OP क्षेत्र के शमशेर नगर उसके आवास के पास हैं। ATS की आतंकी संगठन से जुड़ने को लेकर यह 5वीं गिरफ्तारी है।
एटीएस की टीम लगातार आतंकी संगठन से जुड़े लोगों से पूछताछ कर रही है और परत दर परत जो लोग इसमें जुड़े हुए हैं उनकी जानकारी उन्हें मिल रही है और उस जानकारी के बाद उनकी गिरफ्तारी भी हो रही है। भूली में अमान यासर का आवास और यहाँ पर अब सन्नाटा पसरा हुआ है। बताया जा रहा है कि 2014 में आपराधिक मामले में आयान नासिर पहले भी जेल जा चुका है और उसे 10 साल की सजा हुई थी और इस मामले में वह बेल में था और इसके बाद फिर से वह आतंकी संगठन से जुड़ने की बात एटीएस को पता चली और जिसके बाद फिर से एक बार उस पर कार्रवाई की गई है। वासेपुर जो कि पहले से आपराधिक मामलों के लिए जाना जाता था, वहीं अब आतंकी संगठन से भी जुड़ने की बात अब सामने आ चुकी है। हालांकि इसमें और कितनी गिरफ्तारी होगी या अभी आने वाला वक्त में पता चलेगा, लेकिन आतंकी संगठन के मामले आने से वासेपुर जैसे जगहों पे हड़कंप जरूर मचा हुआ है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। झारखंड में नक्सल के खिलाफ लड़ाई जारी है और प्रदेश के अन्य जिलों में नक्सली भले हाशिए पर हों, लेकिन चाईबासा के सारंडा के जंगलों में नक्सलियों की मौजूदगी जरूर है और ऐसे में नक्सलियों के अंतिम किले को निस्तनाबूद करने को लेकर सुरक्षा बल लगातार अभियान चला रहे हैं। अभियान में लगातार सुरक्षा बलों को सफलता भी मिल रही है और यही वजह है कि अब राज्य में 61 इनामी नक्सली ही बचे हुए हैं। इनमें 1 करोड़ के 3 इनामी नक्सली हैं जिन्हें पकड़ने के लिए विशेष अभियान सारंडा के इन जंगलों में चलाया जा रहा है। जो रिवार्डेड नक्सली है उसका संख्या 61 है, 61 उसमें से 1 करोड़ के 3 बचे हैं, मिसिर बेसरा, असीम मंडल और अनलदा। अभी तीनों ये सारंडा के जंगलों में हैं। इसके अलावा 25 लाख के 5, 15 लाख के 10, 10 लाख के 8, 5 लाख के 25, 2 लाख के 6 और 1 लाख के 5, टोटल 61 टारगेट है हमारे सामने और हम इन लोगों के पीछे लगे हुए हैं। उम्मीद है कि जल्दी सबको पकड़ लेंगे। और बड़ी खबर लातेहार से आ रही है, जहां महुआ टांड थाना क्षेत्र में नक्सलियों ने तांडव मचाया। कंस्ट्रक्शन साइट पर हमला किया गया है नक्सलियों की तरफ से। गोली लगने से इस दौरान एक कर्मचारी की मौत हो गई है। वाहनों को आग के हवाले नक्सलियों ने कर दिया है। जानकारी के मुताबिक 10 से 12 की संख्या नक्सलियों की बताई जाती है जो यहां पर पहुंचे और कंस्ट्रक्शन साइट पर हमला बोलते हुए गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। वहीं कंस्ट्रक्शन साइट के बगल में ही मुंशी का घर था, उसे घर से बाहर निकाला गया और गोली मार दी गई। पुलिस ने मौके से 3 खोखे को बरामद किया है। हालांकि अब तक ये पता नहीं चल पाया है कि घटना को किस उग्रवादी संगठन की तरफ से अंजाम दिया गया, क्योंकि घटना स्थल पर संगठन से जुड़ा हुआ पर्चा या कोई जानकारी नहीं मिल पाई है और ना ही किसी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ही ली है। 15-20 मिनट रुकने के बाद फिर जब आग लगाने के बाद तो ही हमको फिर गाली को देखे हम लोग 2 आदमी थे, एक और आदमी था, उसको भी हमको भी डाल के पूरा भगाया। उसके बाद ये जो रोड जो ओरसा घाटी बना है मेढ़ा हामी से लेकर के जो बुढ़ाना तक जो बना है उस पर वो उसी पे काम करते थे। खबर साहिबगंज से, जहां मिर्जा चौकी में ग्राम प्रधान होली कोड़ा की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में शामिल शूटर धीरनाथ मंडल को गिरफ्तार कर लिया गया है। देर रात पुलिस को जानकारी मिली कि शूटर को मिर्जा चौकी में देखा गया है, जिसके बाद उसे पकड़ा गया है और अभी शूटर का एक सहयोगी फरार बताया जाता है, जिसे लेकर छापेमारी की कार्रवाई जारी है। बता दें कि मिर्जा चौकी बाजार में जमीन के मामले में ग्राम प्रधान रैयत के पक्ष में थे, जिसके बाद विरोधियों ने उन्हें गोली मार दी। इस मामले में महादेव नगर पंचायत के मुखिया, पति और 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। अगली बड़ी खबर दुमका से आ रही है, जहां शिकारी पाड़ा में भीषण सड़क हादसा देखने को मिला। हादसे में दुल्हन समेत 2 लोगों की मौत हो गई है। कल ही शादी हुई और हादसे का शिकार वाहन होता है। शादी कर बाइक से वापस लौट रहे थे लोग, तभी दूल्हा और दुल्हन समेत सभी बारातियों को हाईवा ने जोरदार टक्कर मारी। हादसे में दुल्हन समेत 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई बाराती इस दौरान घायल बताए जा रहे हैं। तो शादी कर बाइक से वापस लौट रहे थे और इसी दौरान हाईवा ने टक्कर मारी, जिसमें दुल्हन समेत 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई।
बुधवार को हुई मोदी कैबिनेट की बैठक में सरकार ने जाति जनगणना कराने का अहम फैसला लिया। यानी सरकार अब लोगों से जात पूछकर जनगणना कराएगी। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद झारखंड में बयानबाजी का दौर तेज हो चुका है। तो जैसे ही जाति जनगणना को लेकर केंद्र सरकार ने फैसला लिया कि जाति जनगणना कराई जाएगी, उसके बाद अब इसके क्रेडिट लेने की होड़ से भी मची हुई और इस पर सियासत भी बेहद तेजी से नजर आती है। बयानों का दौर शुरू हो चुका है। जब जनगणना शुरू होगी तो उसमें पूरे देश का जातीय जनगणना होगा। ये जातीय जनगणना राजनीतिक लाभ के लिए नहीं, जो हमारे विपक्षी इंडी गठबंधन के लोग करते हैं उसके लिए नहीं, बल्कि उनके सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक उद्धार के लिए होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी एनडीए की केंद्र में सरकार है, वो इसी के लिए जातीय जनगणना कराने का काम करेगी। मतदाताओं को दिग्भ्रमित करने का एक कुत्सित प्रयास, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इनकी नीयत नहीं थी, इनकी सोच नहीं थी कभी भी। लेकिन इंडिया गठबंधन का एक प्रमुख मांग, हमारा प्रमुख एजेंडा जातीय जनगणना था, आज भी है। उसी से डर के, क्योंकि बिहार में जो कुछ होने वाला है अप्रत्याशित, बुरी तरह हारेंगे, नैया डूबने वाली है एनडीए की, तो शायद कुछ डैमेज कंट्रोल हो जाए। इसी सोच के तहत इस तरह के फैसले लिए गए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आप तिथि की घोषणा कर देना, जनगणना कब से शुरू होगी, आप उसका परफॉर्मा सार्वजनिक करें कि जाति का कॉलम रहेगा नहीं रहेगा, कैसे रहेगा। साथ ही ये भी बताएं कि सरना धर्म कोड रहेगा कि नहीं तो फिर आर पार की लड़ाई लड़ेंगे हम लोग। जातीय जनगणना राहुल जी के संघर्षों का परिणाम है। हम लगातार, आदरणीय राहुल जी लगातार सदन से लेकर के सड़क तक जातीय जनगणना करवाने की बात कह रहे थे। हम इसलिए कह रहे थे कि जातीय जनगणना समाज का एक्सरे है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग यह कह रहे थे कि जातीय जनगणना समाज को बांटने वाली है। आज जब राहुल जी का संघर्ष जीता तो आज भारतीय के लोग उस पर सफाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री के विदेश दौरे से लौटने के बाद एक बार फिर से झारखंड के 2 मंत्रियों पर कार्रवाई की मांग तेज हो चुकी है। बीजेपी विधायक ने इरफान अंसारी और हफीजुल हसन पर कार्रवाई की मांग की है। बीजेपी विधायक ने कहा कि जो मंत्री संविधान से ज्यादा तरजीह शरीयत को देते हैं, वैसे मंत्रियों पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। बड़बोले मंत्री इरफान अंसारी पर लगाम लगाए, और जो हफीजुल हसन है, जिन्होंने संविधान की शपथ ली, वो कहते हैं कि संविधान से ऊपर हम शरीयत को रखते हैं, पहले शरीयत बड़ा है तब संविधान है। तो ऐसे मंत्रियों को अपने मंत्रिमंडल से किक आउट करना चाहिए, क्योंकि इस देश में रहकर देश का संविधान नहीं मानना और सिर्फ शरीयत को मानना, ये कैसे होगा भाई। यह देश संविधान से चलता है, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलता है। यहाँ संविधान मानने वालों का ही स्थान होना चाहिए। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके अब्सेंस में ये सारी जो चीज़ें हुई हैं, वो सारी चीज़ों की जानकारी लेकर, यदि वाकई में आप मानते हैं कि भारत का संविधान सबसे बड़ा है, तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए। कोडरमा पहुंची वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने राज्य में निवेश के लिए सीएम के विदेश यात्रा का स्वागत किया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि विदेश यात्रा से राज्य में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। विदेशी निवेश होने से राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। उन्होंने पहले की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस बार सीएम कमिटमेंट के साथ विदेश गए थे, जिसका फायदा राज्य को मिलेगा। कई लोग विदेश का दौरा कर रहे, लेकिन कोई फलाफल झारखंड को दिखाई नहीं पड़ा। इस बार माननीय मुख्यमंत्री एक कमिटमेंट के साथ गए कि कुछ हम बाहर से लाएं, हम बताएं झारखंड को, और झारखंड को
वो झारखंड के द्वारा वो सारी सुविधाएं उनको दे। उनको जमीन चाहिए, जमीन मिलेगा, पानी चाहिए, पानी मिलेगा, पावर चाहिए, पावर मिलेगा, ताकि हम इस राज्य को एक समृद्धशाली राज्य बनाएं। ये हेमंत सोरेन जी इसी उद्देश्य से गए थे। जामताड़ा में 27 अप्रैल को संपन्न चौकीदार भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी की लिस्ट लंबी होती जा रही है। परीक्षा प्रक्रिया और परिणाम में जल्दबाजी पर अभ्यर्थी पहले से ही सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक कार्यशैली से भी आरोपों को अब बल मिलने लगा है। प्रशासन ने रविवार को परीक्षा ली थी और उसी रात वेबसाइट पर जारी कर दिया गया अंक, और हद तो तब हो गई जब जामताड़ा प्रशासन ने मंगलवार देर रात दोबारा संशोधित परिणाम को वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। इस रिजल्ट में कई अभ्यर्थियों के होश जो हैं वो इस रिजल्ट को देखकर उड़ जाते हैं। पहले जिस छात्र को 44 अंक मिले थे, बाद में उसका अंक घटकर 34 हो जाता है। इतना ही नहीं, 29 नंबर लाने वाले अभ्यर्थी का अंक बढ़ जाता है। इन अनियमितताओं की जानकारी के बाद 25 से अधिक अभ्यर्थी उपायुक्त से मिलकर अपनी आपत्ति को दर्ज करवाने के लिए पहुंचे, पर डीसी ने उनसे अपने आवास पर मिलने और ना ही समाहरणालय पर उनसे उनकी मुलाकात हुई। यहां तक कि आपत्ति लेने वाला कोई जिम्मेदार अधिकारी भी वहां मौजूद नहीं था। हम लोग एप्लीकेशन डालना है सामूहिक, जिसमें लगभग 20-25 लड़का का सिग्नेचर है कि हम लोग कहाँ डालेंगे, तो ये लोग बता भी नहीं रहा है ठीक से कि हम लोग को नहीं पता कहाँ डालना है। तुम लोग जाओ अपना डालो, जहाँ डालना है डालो, हम लोग नहीं बताएंगे। तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग का उतना जानकारी है नहीं। जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसमें क्या हुआ कि उसका जो पहले उसका आंसर था वो सी था, तो हम लोगों ने सी टिक किया था, तो हम लोगों को उसमें 41 नंबर मिला है मार्क्स के तौर पे। उसके बाद जो नया रिजल्ट ये लोग जारी किया, वो कैसे जारी किया कि दावा आपत्ति करके, और जो दावा आपत्ति का जो लेटर मिला वो हम लोग को डायरेक्टली नहीं मिला है, क्योंकि वो एक ग्रुप में ये लोग अपना डाल दिया है और कुछ बच्चा आके दावा आपत्ति 4-5 बच्चा आके किया। संताली भाषा को संविधान संशोधन 3 में जोड़ा गया था, जबकि आंसर 2004 में दिया गया। तो हम 3 किए हैं, उसी के चलते मेरा नंबर कम गया, इसीलिए के नंबर हम बढ़ाना चाह रहे हैं। ये तो पहली बार मैं देख रहा हूँ कि भाई प्रश्न पत्र जेरोक्स, प्रश्न पत्र में नंबर नहीं। उपायुक्त महोदया का लिखित आदेश है कि भाई 4 सीरीज में होगा, कोई सीरीज नहीं। उसके बाद जो है क्या बोलते हैं, ये प्रश्न पत्र बनाने वाले अधिकारी रिफ्यूज कर जाते हैं कि हम इसका विशेषज्ञ नहीं है। फिर किसने बना दिया, वो प्रश्न पत्र रहा कहाँ। आंसर शीट जो है कार्बन कॉपी सहित दी गई, कार्बन कॉपी भी ले लिया गया। कार्बन कॉपी और मूल कॉपी में सीएस का कोई हस्ताक्षर नहीं, कोई सील नहीं। तो ये कहीं ना कहीं जो है हम पहले से ये प्रश्न को उठाते आया है, और आज स्पष्ट रूप से साबित हुई है कि घोर अनियमितता बरती गई है। हम लोगों ने सोचा कि जिला प्रशासन का जो पक्ष है उससे भी आप लोग को रूबरू कराते हैं। तो इसमें मैं बताना चाहूंगी कि किसी भी स्तर पर कोई तरह की गड़बड़ी नहीं हुई है, चाहे वो एग्जाम लेना हो या किसी भी तरह की प्रेस विज्ञप्ति में हम लोगों ने क्या डाला, रिजल्ट पहले निकाल डाला। जैसे कि मैंने अभी भी ब्रीफ किया आप लोगों को कि रिजल्ट जो हम लोगों ने निकाला दैट इज जस्ट ऑथेंटिक मार्कशीट। 10 मई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ईस्टर्न जोन की बैठक राजधानी रांची में होने वाली, और इस बैठक को लेकर प्रशासन की ओर से तैयारियां इस वक्त भी जारी हैं। 27वीं पूर्वी क्षेत्र परिषद होटल रेडिसन ब्लू में ये होगी, जिसमें झारखंड, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को आमंत्रित किया गया है। बैठक का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय मुद्दों, विशेष रूप से आतंकवाद पर कड़ी कार्रवाई और इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन पर चर्चा करना है। बैठक के दौरान सुरक्षा व्यवस्था और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर एसएसपी की अध्यक्षता में बैठक हुई, और इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के साथ प्रभावी ट्रैफिक सिस्टम पर चर्चा की गई। वो ईस्टर्न जोनल काउंसिल की बैठक है, और यह बैठक बड़ी ही महत्वपूर्ण बैठक है, जिसमें जो है माननीय गृह मंत्री भारत सरकार और इसके अतिरिक्त जो है 4 राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री वगैरह जो है लोग आएंगे। तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, जो कि ये गोपनीय एक्सरसाइज होता है, इसके बारे में वो डिटेल डिस्कस नहीं किया जा सकता है, लेकिन हम लोग उस सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मीटिंग बुलाए हैं, और उस मीटिंग पर जो निर्णय होगा उसके अनुसार हम लोग सारी व्यवस्था करेंगे।
खबर दुमका से, जहां दोपहर को अचानक मौसम ने करवट ले ली और तेज आंधी और तूफान के साथ झमाझम बारिश शुरू हो गई। पिछले कई दिनों से लगातार बढ़ते तापमान और उमस भरी गर्मी से लोग बेहद परेशान थे और बारिश ने उन्हें एक बड़ी राहत दी है। मौसम विभाग ने पहले ही दुमका और आसपास के इलाकों में आंधी और बारिश का पूर्वानुमान जारी किया था। तो अचानक से मौसम ने करवट ली और झमाझम बारिश के बाद लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिली है। खबर रामगढ़ से, जहां पतरातू के हफुआ गांव में बारिश के बीच ठनका गिरने से 3 बच्चे उसकी चपेट में आ गए। झुलसे तीनों बच्चों को पतरातू सीएचसी में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज के दौरान एक बच्चे की मौत हो गई है, जबकि गंभीर हालत में बाकी 2 बच्चों को रामगढ़ सदर अस्पताल रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि तीनों बच्चे छाता लेकर बकरी लाने जा रहे थे और इसी दौरान ठनके की चपेट में आ गए। बिजली गिरा तो तीनों फंस गया वही बिजली में, हपुआ में, हाँ, ताड़ में। क्या नाम बच्चों का? बच्चों का मोहित कुमार है और एगो अविनाश कुमार और विक्की कुमार। बारिश शुरू होगा अचानक से। वज्रपात से 3 बच्चे पीड़ित होके आए अफवाह से, तो उसमें से एक बच्चे का अभी स्थिति ठीक नहीं, तीनों को सदर हॉस्पिटल रामगढ़ रेफर किया गया। वक्फ अल्लाह को दी गई जमीन है और कोई भी कानून इसे छीन नहीं सकता, ये कहना है गोड्डा से कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव का। वक्फ कानून के खिलाफ गोड्डा में हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदीप यादव ने कहा कि वक्फ बोर्ड की जमीन हमारे पूर्वजों ने बोर्ड को दान में दी थी और अब उस जमीन पर सरकार अपना अधिकार जताना चाहती है। उन्होंने बीजेपी पर लोगों के बीच विद्वेष फैलाने का आरोप लगाया। Even surpassing the impact of leading creators of entertainment globally. It will provide a platform for the best and the brightest talent from India and abroad. Its technology stack is unrivaled. In short, Jio Hotstar is committed to making India a proud leader in the global entertainment industry. Dear friends, over the next 4 days, participants in this summit will discuss weighty ideas and share their valuable perspectives and experiences. Let me present my 4 action points for your consideration. My first action point is we must not miss this humongous opportunity that is beckoning all of us. I would like to repeat what I said in the morning because it merits restating. India's media and entertainment industry today stands at $28 billion. We can easily grow this 5 times to over $100 billion in the next decade. This will give birth to huge new opportunities in employment and entrepreneurship in diverse fields. To achieve this, India should invest in state-of-the-art content clusters across India. India should train tens of thousands of our talented young people in animation, VFX and other technologies. India should incentivize IP creation, AI-powered innovation and gamification. India should have a new investment avenues for this industry, and India should create an enabling and encouraging and empowering regulatory environment that rewards imagination and inclusion. My second idea is that the best among our content creators need to start thinking of the world as a market and start creating content for global audiences. We should nurture even our regional creators to go global. Decades ago, when technology was not highly advanced, Raj Kapoor and other doyens of Indian cinema made films that became immensely popular in Russia, China, Central America and elsewhere. Satyajit Ray mesmerized global audiences with his black and white movies. Richard Attenborough, Gandhi,
reintroduced Mahatma Gandhi to the Western world. In recent years, Amir Khan's Dangal, with a story set in rural Haryana, became a blockbuster in China. Since sports is also a new genre of entertainment, IPL has now gained phenomenal viewership around the world. All this shows that the global market for India's entertainment and cultural products will grow exponentially by leaps and bounds in the coming years and decades. My third idea is that we should forge partnerships and collaborations with innovative entrepreneurs, artists and studios from around the world. The Prime Minister has given us this mandate. India should become the modern global center for content and creativity. My fourth idea relates to the fundamental purpose of all creative industries. I believe that the purpose of all we do is to build a better world for our future generations. A more harmonious world, a world that realizes the motto that Prime Minister Modi gave to G20 in New Delhi, Vasudhaiva Kutumbakam. The whole world is one family. Today, we are living in a highly polarized world. It is full of turbulence and uncertainty. As a result, people all over the globe are hungry for entertainment that is healthy, wholesome, and brings hope and happiness. India can satisfy this hunger better than any country in the world. This is not just an unprecedented economic and cultural opportunity. It is a strategic opportunity. Therefore, I conclude my keynote by expressing one wish from the bottom of my heart. May this newly created Waves platform give the message of hope for a new world from a resurgent new India. Thank you and Jai Hind. News 18 नेटवर्क।